नमस्कार। आज दुनिया में भारत का रोल लगातार बड़ा हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। पर इस रोल को असल में समझे कैसे? चलिए एक काम करते हैं। पिछले सिर्फ एक हफ्ते की कुछ घटनाओं को देखते हैं। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाएंगी। तो हम इस हफ्ते की 5 ऐसी अलग अलग कहानियों को देखेंगे जो सुनने में तो शायद एक दूसरे से जुड़ी हुई न लगे, लेकिन असल में ये सभी भारत के बढ़ते हुए असल की एक ही कहानी बताती हैं। तो ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक बदलती हुई दुनिया का एक स्नैपशॉट है। एक ऐसी दुनिया जहां भारत की भूमिका अब नई भी है और बहुत अहम भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है सीधे हिंद महासागर के बीच में। यहाँ एक ऐसा संकट पैदा हुआ जिसने भारत की ताकत और उसकी जिम्मेदारी दोनों का इम्तिहान ले लिया। सब कुछ शुरू हुआ बुधवार सुबह सुबह, जब एक ईरानी जहाज से मदद के लिए पुकार आई। और देखिए कितनी तेजी से एक्शन हुआ। कुछ ही घंटों में भारतीय नौसेना का विमान खोज में जुट गया। शाम होते होते आईएनएस तारिणी मौके पर पहुंच गया और अगले ही दिन कोच्चि से आईएनएस एकशक को भी रवाना कर दिया गया। भारतीय नौसेना का ऑफिशियल बयान देखिए, बिल्कुल साफ साफ, मतलब फौरन रिस्पॉन्स दिया गया। ये दिखाता है कि भारत ने न सिर्फ तेजी दिखाई बल्कि कितने प्रोफेशनल तरीके से मदद की। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस पूरे रीजन में भारत एक जिम्मेदार ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन बात सिर्फ समंदर में की गई मदद तक ही नहीं रुकी। एक तरफ तो नौसेना का बचाव कार्य चल ही रहा था और दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक लेवल पर भी भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मतलब एक्शन और डिप्लोमेसी दोनों साथ साथ। तो ये थी समंदर की बात। अब वहां से निकल के आते हैं अपने पड़ोस में। नेपाल में कुछ बहुत ही जरूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। वहां एक पूरी जेनरेशनल चेंज, एक पीढ़ी का बदलाव आ रहा है। जरा इस चार्ट को देखिए, जो फर्क है वो कितना बड़ा है। रैपर से पॉलिटिशियन बने बालन शाह को 68,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं और उनके मुकाबले में पूर्व प्रधानमंत्री को 19,000 से भी कम। साफ है ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये तो एक पूरी पॉलिटिकल लहर है। तो सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक नतीजे के पीछे है क्या? देखिए, 2022 में ही एक नई पार्टी बनी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या आरएसपी। इसने आते ही चुनावों में स्वीप कर दिया। इसके लीडर हैं 35 साल के बालेन शाह। उनकी जीत असल में पारंपरिक राजनीतिक दलों के खिलाफ लोगों का असंतोष दिखाती है, और ये भी कि अब लोग एक नई पीढ़ी की लीडरशिप चाहते हैं। तो एक तरफ पड़ोस में एक नई पीढ़ी पावर में आ रही है, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी को समझने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। और इसका जवाब छिपा है भारत के एक बहुत बड़े आंतरिक बदलाव में, और वो है देश की अगली जनगणना यानी सेंसस। पर इस बार एक ट्विस्ट है, ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। साल है 2027। ये वो साल होगा जब भारत पहली बार फर्स्ट टाइम एवर अपना सेंसस पूरी तरह डिजिटल तरीके से करेगा। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये साफ दिखाता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद को और बेहतर तरीके से समझना चाहता है। अब इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए 4 खास डिजिटल टूल्स बनाए गए हैं। एक वेब ऐप है, एक मोबाइल ऐप है जिसे एन्यूमरेटर इस्तेमाल करेंगे, एक पोर्टल है जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं, और आखिर में एक मैनेजमेंट पोर्टल जो रियल टाइम में सब पर नजर रखेगा। इतने टेक्निकल काम को एक दोस्ताना चेहरा देने के लिए 2 शुभंकर भी बनाए गए हैं। प्रगति, जो एक महिला गणक हैं, और विकास, एक पुरुष गणक। ये सिर्फ शुभंकर नहीं हैं, ये इस बात का प्रतीक हैं कि इस काम में महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, और साथ ही ये 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को भी दर्शाते हैं। ओके, अब डिजिटल सेंसस से आगे बढ़ते हैं और एक बिल्कुल अलग एरिया में चलते हैं, एक ऐसे बदलाव की तरफ जो भारत के सांस्कृतिक विकास से जुड़ा है। मतलब एक जन आंदोलन से एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के जन्म तक का सफर। ये स्लाइड भारत में साइकिलिंग के बढ़ते क्रेज को दिखाती है। देखिए, एक तरफ है पुणे ग्रैंड टूर, जो एक बड़ा इवेंट बन चुका है, और अब दूसरी तरफ है साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया। ये दुनिया की पहली फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग है। ये देश में प्रोफेशनल साइकिलिंग का एक पूरा नया इकोसिस्टम तैयार कर रही है। तो इन नए टीमों का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बहुत दिलचस्प है। हर टीम में 10 साइकिलिस्ट होंगे। इनमें से 6 घरेलू राइडर होंगे, 2 अंतर्राष्ट्रीय और 2 जूनियर राइडर। तो ये जो मिक्स है ना, ये ग्लोबल एक्सपर्टीज को भी लाएगा और साथ ही देश की युवा प्रतिभा को भी आगे बढ़ने का मौका देगा।
और अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर। ये हमें सीधा ले चलती है वर्ल्ड स्टेज पर, यूएन में, जहां भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की वकालत कर रहा है। ये है यूएन का कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन या CSW। ये दुनिया की सबसे ज़रूरी संस्था है जो खास तौर पर जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। यहाँ जो भी तय होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस बार 70वें सत्र की 2 मेन थीम्स हैं। प्रायोरिटी थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए इंसाफ तक पहुंच को यकीनी बनाना, और जो रिव्यू थीम है वो है पब्लिक लाइफ में महिलाओं की पूरी और असरदार भागीदारी को बढ़ावा देना। और इस ग्लोबल स्टेज पर भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। भारत का प्रतिनिधिमंडल वहां पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, बेहतर न्याय तक पहुंच और महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए की गई अपनी कोशिशों को हाईलाइट करेगा। तो चलिए इस पूरे हफ्ते को एक साथ देखते हैं। भारत ने एक समुद्री संकट में मदद की, अपने पड़ोसी देश में एक ऐतिहासिक बदलाव देखा, एक बहुत बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की, एक नए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दिया और आखिर में ग्लोबल स्टेज पर अपनी आवाज़ को मजबूती से रखा। संकट, बदलाव और सहयोग, तो क्या एक उभरती हुई ग्लोबल पावर के लिए यही अब न्यू नॉर्मल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले वक्त में भारत का रोल आखिर होगा कैसा।